तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपके द्वारा फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आप लोगों के लिए फिर से लेकर आए मिशन 30 का एक और नया चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है नाभिक। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड पर इस मिशन 30 में हमारा ये एम है कि हम 30 घंटे में कक्षा 12 का पूरा सिलेबस निपटा देंगे। हमने इससे पहले वाले सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो इस चैप्टर के साथ जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13, उसके साथ आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सबको पता है चैप्टर का नाम है नाभिक या न्यूक्लियाई। बहुत आसान, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। इससे पहले वाला चैप्टर था परमाणु, जिसमें अपन चीजों को ब्रॉड लेवल पे देख रहे थे। इसमें हम उस परमाणु के अंदर घुस गए और घुसने के बाद हमें नाभिक मिला। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वन शॉट है, 1.5 घंटे में हमें खत्म भी करना है। तो सबसे पहले अपन चैप्टर फ्लो के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक बातें अपन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद अपन बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु, द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना के बारे में। नाभिक किससे मिलकर के बना हुआ होता है और वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा अपन नाभिक के साइज के बारे में बात करेंगे कि जो नाभिक का साइज होता है परमाणु संख्या की घात 1/3 के सीधे समानुपाती होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा एवं बंधन ऊर्जा के बारे में, ये भी अच्छा टॉपिक है। इसके बाद नाभिक के बल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बच्चों सबसे लास्ट में रेडियो एक्टिविटी, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, विघटन, अल्फा बीटा गामा डीके, इन सब की बात करेंगे और नाभिकीय भट्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो हमारा जो नाभिक होता है उस नाभिक के अंदर, अच्छा नाभिक होता क्या है हमारा, अगर परमाणु के बारे में बात करें तो परमाणु के बीच में एक धनावेशित गोला होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसी से मिलकर के हमारा नाभिक बनता है। और इसकी डिस्कवरी पहली बार रदरफोर्ड ने की थी। हमारे नाभिक के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। इसकी खोज 1919 में रदरफोर्ड ने की थी। अपना गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता है रदरफोर्ड ने नहीं किया था, उसके दो शिष्यों ने किया था। ठीक है ना, तो स्वर्ण पत्र प्रयोग जो था उससे इसकी डिस्कवरी हुई थी। दूसरी तरफ जो न्यूट्रॉन है वो निरावेशित कण है, क्योंकि न्यूट्रॉन निरावेशित कण है तो बहुत सारी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो इसकी डिस्कवरी काफी बाद में हुई। इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, काफी ज्यादा बाद। 1919 में हो गया, 1932 के अंदर तुम्हारी इसकी डिस्कवरी, मतलब 13 साल बाद लगभग। ठीक है ना, इसकी डिस्कवरी उन्होंने कैसे की, उन्होंने अल्फा कण को बैरियम की चद्दर पे डाला और बैरियम की चद्दर पे डालने से उससे कुछ न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए। ठीक है ना, और न्यूट्रॉन की जो उत्सर्जित हुए उसको उन्होंने पैरिफीन की परत पर डाला और उस पैरिफीन की परत ने उस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन जो होता है बच्चों, उसके ऊपर एक धनावेश होता है और उसका जो मतलब जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है धनावेशित, और इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग 1.00727 U। अब U क्या है इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। होता है, इसको अपन 1p1 से दर्शाते हैं कि इसका द्रव्यमान भी एक है और इसका आवेश भी एक है। न्यूट्रॉन की जहां तक बात है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता इसलिए अपन ने नीचे 0 लिखा हुआ है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है इसलिए इसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के अंदर अपन ने 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन पे जैसा मैंने आपको बताया कोई आवेश नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। ये प्रोटॉन से स्लाइटली हैवी होता है, 1.00866। इसका 1.00727 था, इसका 86 है, मतलब उससे स्लाइटली थोड़ा सा हैवी होता है, भारी होता है। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। अभी जो स्टार्टिंग की चीजें ना वो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अपन 9th में 10th में पढ़कर आ चुके हैं, तो थोड़ा इसको फास्ट निपटाएंगे ताकि आगे के टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस कर सकें। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक Z होता है बच्चों। परमाणु क्रमांक या जिसको अपन इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वो एक्चुअली बताता है कि आवर्त सारणी में उसकी पोजीशन क्या है, या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, या उसमें कितने प्रोटॉन है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में परमाणु की स्थिति को परमाणु क्रमांक बताता है। या फिर अपन बोल, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Z से करते हैं। ये Z ही लिखा है, मेरे लिखने का तरीका आप सबको पता ही है। जो Z होता है परमाणु क्रमांक होता है, वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन का नंबर 8 आता तो उसमें 8 ही प्रोटॉन होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए एक परमाणु जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है, यानी पूरी तरीके से ऋणावेश होता है, उस पर जितना धनावेश होता है उतना ही उस पर ऋणावेश भी होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टर्म हमारी आती है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, उसमें जो भी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। जैसे मान लो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 8 + 8 16। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वही लिखा हुआ है। अब किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए सबसे पहले अपन उसका सिंबल लिखते हैं ऊपर की तरफ, तो लिखते हैं इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या और नीचे लिखते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है,
जैसे ऑक्सीजन का लिखना ऊपर 16 लिखा नीचे 8 लिखा, तो 16 उसकी द्रव्यमान संख्या को बता रहा है, 8 उसका परमाणु क्रमांक बता रहा है। अच्छा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक अपन माइनस कर देंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए a माइनस z करते हैं, यानी उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन 13 C6 होता है तो इसमें प्रोटॉन जो है वो 6 साफ साफ दिख रहे हैं, परमाणु क्रमांक 13 परमाणु द्रव्यमान संख्या 13 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 13 में से आप 6 को माइनस कर दोगे तो उसमें 7 न्यूट्रॉन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों समस्थानिक क्या होती है, जिसको अपन आइसोटोप्स बोलते हैं। बच्चों समान स्थान वाले, नाम समझ रहा, समान स्थान वाले, तो ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, तो ऐसे तत्वों को अपन आइसोटोप्स या समस्थानिक बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक या क्रम नहीं, क्रमांक आएगा, परमाणु क्रमांक जो है वो तो समान होना चाहिए, और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो उनकी भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम। प्रोटियम के बारे में बात करें 1H1, जिसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 है और परमाणु क्रमांक 1 है। अच्छा, इसमें नोटिस करो सबका परमाणु क्रमांक तो सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, इसमें इसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 0। इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है तो इसमें प्रोटॉन 1 हो गया, न्यूट्रॉन भी 1 हो गया। इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो 3 है तो इसमें प्रोटॉन तो 1 है लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 2 है। ऐसे सोडियम के भी 2 हमारे पास समस्थानिक होते हैं, और ऐसे कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, ऐसे क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। ऐसे बच्चों एक और दूसरी चीज होती है समभारिक, समान भार वाले। ठीक है, तो यहां पर परमाणु क्रमांक जो है वो तो अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या बच्चों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, मतलब दोनों जो है सेम द्रव्यमान संख्या वाले होंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख लीजिए 14C6 और 14N7, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के लिए द्रव्यमान संख्या आप चेक करो, यहां पर भी हमारे पास द्रव्यमान संख्या 14 है, इसके लिए भी द्रव्यमान संख्या 14 है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है, 7 है। तो इसमें भी देखो परमाणु क्रमांक 6, इसमें परमाणु क्रमांक 7, अलग अलग है चलेगा, लेकिन दोनों में द्रव्यमान संख्या सेम है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 7 हो गई। ठीक है, लेकिन हमें तो इसके ऊपर फोकस करना, ये सेम है इसका। ऐसे बच्चों एक और चीज होती है सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, तो जैसे एक हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप होता है टाइटियम, वो, और हीलियम लिया अपन ने। इसके अंदर भी अगर आप न्यूट्रॉन निकालोगे तो 3 - 1 2 आएंगे, इसमें भी न्यूट्रॉन निकालोगे तो 4 - 2 2 ही आएंगे, मतलब दोनों में न्यूट्रॉन समान है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए में से जेड को माइनस कर दो, ए में से जेड को माइनस कर दो, सिंपल आसान है। जैसे इसमें निकालना हो तो 14 - 6 कर देंगे, इसमें निकालना 14 - 7 कर देंगे, आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आइसोमर्स, आइसोमर्स वो होते हैं जिनके लिए ऊर्जा स्तर अलग हो। परमाणु तो एक ही है, जैसे मान लो जब ये पर आगे बढ़ेंगे कि जब कोई नाभिकीय विघटन होता है तो नाभिकीय विघटन करने के बाद हमारा जो नाभिक होता है वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर में होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है। तो जब उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है, तो जैसे वो किसी उत्तेजित अवस्था में है तो उसकी पोजीशन, मतलब उसके पास जो ऊर्जा की मात्रा है, और जो मान लो ग्राउंड स्टेट में जो बैठा है, मूल अवस्था में जैसे बैठा है नाभिक, तो उसकी ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। तो इसको अपन बोलते हैं ऐसे एलिमेंट्स को आइसोमर्स। जैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग उत्तेजित अवस्था में होते हैं, वैसे नाभिक भी उत्तेजित अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है नाभिक का आमाप या त्रिज्या। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है बच्चों, वो उसकी द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के सीधे समानुपाती होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन से प्राप्त की गई चीज है, याद रखिएगा। बिहार बोर्ड का भी जो मॉडल पेपर आया था उसमें भी ऐसा फर्जी सा प्रश्न उन लोगों ने पूछा था। तो जो परमाणु, जो नाभिक का त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के सीधे समानुपाती होती है। यहाँ पे जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक नियतांक आता है R0। R0 की वैल्यू बच्चों होती है 1.2 फर्मी। फर्मी का एक और नाम है फैक्टोमीटर भी बोलते हैं इसको। इसका मान होता है 10⁻⁻15। तो R0 हो गया 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक,
जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लो किसी पदार्थ, किसी तत्व के लिए परमाणु द्रव्यमान संख्या 27 है, तो मुझे उसका आमाप निकालना था, तो मैंने R नॉट की जगह 1.2 गुणा 10 की घात -15 रखा और A की जगह 27 रखा, 27 की घात 1/3। अब 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, मतलब 3 का क्यूब, तो 3 से 3 कट गया, तो हमें आंसर मिला करीब 3.6 गुणा 10 की घात -15 मीटर। इस तरीके से हम आराम से किसी का भी साइज निकाल सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन से मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई दो परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या है 64 और 125 है और उनका अनुपात निकालना चाहता हूं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो कोई बात नहीं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 था, यहां से हम बोल सकते हैं R1/R2 किसके बराबर हो जाएगा, A1/A2 की पावर 1/3 के। तो इसका यूज करा अपन ने, यूज करने के बाद हमें मिल गया भाई A1 का मान हमें दे रखा 64, A2 का मान दे रखा 125। 64 4 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, तो क्यूब से 1/3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4/5। आई होप इतनी मैथ सबको आती है, 8वीं कक्षा की मैथ्स, ठीक है ना, 9वीं में भी तो था। ठीक है, तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, आपको मिलेगा 4/5, यानी उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 4:5। ओके, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये है, हमें प्रूफ करना है कि जो आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या के सीधे समानुपाती होता है। और एक और चीज प्रूफ करनी है कि नाभिक का जो घनत्व होता है ना, वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है, फिर चाहे कोई भी नाभिक हो। सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं कि आयतन द्रव्यमान संख्या के सीधे समानुपाती है। बच्चों, आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। अगर हम हमारे नाभिक को गोलाकार मान के चल रहे हैं तो गोले का आयतन ही होता है। अच्छा, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि R किसके इक्वल होता है, R0 A की पावर 1/3, तो अपन ने R की जगह R0 A की पावर 1/3 रख दिया। तो हमने एक छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो घात होती है दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाती है, तो R0 का भी क्यूब हो गया और A की पावर 1/3 का भी क्यूब हो गया, तो 3 से 3 कट गया, हमें ये मिला। तो यहाँ से साफ साफ समझ आ रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यही प्रूफ करना था कि किसी भी नाभिक का जो आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या के सीधे समानुपाती होता है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा था कि घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, सारे के सारे नाभिकों का घनत्व सेम ही होता है, फिर चाहे वो हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, सोडियम का हो, पोटेशियम का हो, किसी का भी हो, डजंट मैटर। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान कैसे निकालोगे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में स्लाइट डिफरेंस होता है, स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था 1.007 और 1.008, बट वो डिफरेंस काफी कम होता है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि दोनों का द्रव्यमान लगभग समान है। तो अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007 या न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान इतना ही है, तो जैसे मान लो मेरे पास 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, टोटल 24 है मान लो, या चलो सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं 23, ठीक है, कि 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उनका द्रव्यमान कैसे निकालोगे, 23 गुणा 1.007। तो बस अपन यहाँ पे भी लिखा A इंटू एम। एम क्या यहाँ पर, एक न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में अपन बोलते हैं न्यूक्लियन, तो एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान है, क्या ये एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान है, ठीक है। और नीचे 4/3 πr³। R का मान अभी ऊपर पड़ा R0 A की पावर 1/3, जैसे ऊपर सॉल्व किया था, ये आया था ना सॉल्व करने पे, ये रखा अपन ने, A से आपका 1, M का मान फिक्स होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे। 1U की वैल्यू होती है, 1U की वैल्यू होती है 1U की वैल्यू होती है कार्बन 12 का 1/12। तो यहाँ से अपन जब 1.007 या 1.008 का मान निकालेंगे तो लगभग इतना ही आएगा, ठीक है, लगभग। तो हमने बस इस वैल्यू को यहाँ पे रखा और R0 का 1.2 इंटू 10⁻15 रख दिया। सॉल्व करने पर हमें ये नंबर मिलेगा 2.4 गुणा 10 की घात 17 kg पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा ये किसी भी नाभिक का घनत्व है। आपको कोई भी नाभिक दे रखा हो एग्जाम में, जैसे एनसीईआरटी में एक प्रश्न है कि एक नाभिक का द्रव्यमान घनत्व निकालना, आपको डायरेक्ट लिखना, ये आंसर आएगा भाई, कितना आएगा 2.4 गुणा 10 की घात 17 kg पर मीटर क्यूब। याद रखना, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। अभी तक रटने के लिए सिर्फ एक ये था, है ना, आगे और रटने के लिए चीजें आएंगी। इस चैप्टर में रटने का काम बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, द्रव्यमान मापन की न्यूनतम इकाई, जिसके बारे में अब आपको इतनी देर से बता रहा था, यू, वही हम अपन पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन बोलते हैं AMU। पहले इसका नाम इतना बड़ा होता था, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब इसका नाम चेंज होके हो गया यूनिफाइड मास, शॉर्ट कर दिया उन लोगों ने, ठीक है ना।
तो परमाणु द्रव्यमान जो है उसको एक डिवाइस से अपन मेजर कर सकते हैं जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर में आप थोड़ा कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, साइड से लेंसेज लगे होते हैं, इस तरीके से मूविंग होते हैं वो, जैसे बीच में स्टेज होता है ना, वैसे बीच में अपन पदार्थ रख देते हैं और उससे अपन जो है परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए 1961 में एक कमेटी बैठी और उन्होंने डिसाइड करा कि हम कार्बन 12 लेंगे, क्योंकि कार्बन 12 का द्रव्यमान एग्जैक्टली 12.00 होता है, दशमलव के 2 अंकों के बाद 00 वैल्यू आ रही है। तो हमने कार्बन 12 का 1/12वां भाग ले लिया। ठीक है, वैसे कार्बन 12 का एग्जैक्ट मान होता है 1.99 गुणा 10 की घात माइनस का 26 किलो। तो हमने क्या करा, इसके 12 टुकड़े कर दिए। जैसे मान लो एक तरबूज है, तरबूज 12 किलो का, उसके हर के मतलब 12 बराबर टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा कितने का, 1 किलो का हो गया। अब 1 किलो से बाकी चीजों को कंपेयर करते जाओ। 9th क्लास में भी पढ़ा होगा एक फॉर्मूला आप लोगों ने, मतलब इस तरीके के कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या करा, कार्बन 12 लिया और उसके 12 टुकड़े कर दिए। 1.99 गुणा 10 की घात माइनस 26 को 12 से डिवाइड करने पर लगभग वैल्यू मिलती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। बच्चों ये 1U की वैल्यू है, याद रखना। 1U की वैल्यू होती है 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलो। इससे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आता है 1.007 और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आता है 1.00866। ठीक है, आप इसको, मैंने आपको पहले बोला था, इस तरीके से याद कर सकते हो, 1.007 और 1.008, इतना भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने वही कंपेयर करके निकाला। 1U की वैल्यू याद रखना बस, 1U में कितना द्रव्यमान होता है, 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27। तो अभी तक मैंने आपको 4 चीजें रट्टा मारने के लिए बोली। 1U की वैल्यू, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और रो यानी घनत्व का मान। 2.4 गुणा 10 की घात 17, 2.4 गुणा 10 की घात 17 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ओके, इसका याद रखने के 1.007, 1.008, खत्म। इतना याद रख लो, बहुत है। चलिए अब बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। आइंस्टीन का एक बहुत फेमस इक्वेशन E = mc², E = mc² बोलता है कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं न्यूटोनियन फिजिक्स के बारे में बात करूं, जो न्यूटन के टाइम पे लिखी गई थी और जो बहुत बड़े बड़े ब्रॉड चीज़ों पे वर्क करती है, जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें सबको दिख रही है, सब न्यूटोनियन फिजिक्स के अंतर्गत कार्य करती है। लेकिन जब अपन बहुत छोटे लेवल पे चले जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स वर्क करती है। यानी वहां पर पदार्थ का साइज बहुत छोटा हो गया, तो वहां पर हम ऊर्जा को हमारी ऊर्जा को जो है, हमारी ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि वहां पे ऐसा नहीं था यार, किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में, बोलूं ये मेरा फोन है, मैं बोलूं या ये मेरी पेंसिल, बोलो इसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर दो, जला के कर लो, जला के तो पिघल जाएगी, है ना। और वापस मैं बोलूं वापस वही चीज अचीव हो जाए, मतलब इसको वापस उतनी ऊर्जा दूं वापस पेंसिल बन जाए, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल यार, कैसे होगा ये। लेकिन छोटे छोटे जो अणु परमाणु होते हैं उनके साथ ये चीज वैलिड होती है। आप ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन से E = mc²। ठीक है, तो जैसे हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि 1 kg द्रव्यमान की ऊर्जा निकालिए। तो बच्चों 1 kg द्रव्यमान की जो ऊर्जा होती है उस फॉर्मूले में आप डाल के निकाल सकते हो। 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 9 गुणा 10 की घात 16 जूल। बिहार बोर्ड में भी ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन कहीं था ही नहीं। ऑप्शन में था 10 की घात 17। पता नहीं क्या बुद्धि लगाते हैं लोग, मुझे तो समझ नहीं आता। उन्होंने लॉ का मान लगभग 10 के बराबर मान लिया और उन्होंने लिख दिया ये 10 है, ये 10 की घात 16 है, तो टोटल आंसर हो गया 10 की घात 17। कौन कौन सी बुद्धि कहां से लाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कभी कभी। ठीक है, तो ये 1 kg द्रव्यमान की ऊर्जा का मान है। कुछ भी नहीं करा आपने, E = mc² में द्रव्यमान का मान 1 रखा। निर्वात में प्रकाश की चाल तो सब जानते हो, 3 गुणा 10 की घात 8 होती है, डाला, आंसर आ गया, बहुत ही आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का एक और एग्जांपल है, 1 ग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा निकाल लो। तो 1 ग्राम मतलब हो गया 10 की घात -3 किलो, तो 10 की घात -3 रखा, बाकी ये वाली एज इट इज ही है। तो आंसर है हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 16 -3। सॉल्व करने पे 9 गुणा 10 की घात 13 जूल। ठीक है, यहाँ पे 1U जो द्रव्यमान है उस पर भी अपन ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज रटने के लिए क्या सर कितनी चीजें रट पाओगे, मैं क्या करूं, इस चैप्टर में रट्टा बहुत मारना है। ठीक है, तो 1U जो द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसके अंदर ऊर्जा की मात्रा जब आप निकालोगे तो करीब इतनी आएगी।
और ये एनर्जी किस में आ रही है बच्चों, जूल में, बट इस एनर्जी को अपने को जूल में याद रखना, इस वैल्यू को अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना। तो इसका मान होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना। बाकी कुछ होना हो, एक यू के अंदर ऊर्जा कितनी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाली कैसे, E इक्वल्स टू mc² वाले फॉर्मूले का यूज करके। अब पढ़ रहे हैं अपन बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने से पहले अपने को द्रव्यमान क्षति पढ़नी पड़ेगी, तो अपन बाइंडिंग एनर्जी पे आ पाएंगे। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बोलता है कि जब कोई भी नाभिक बनता है तो नाभिक बनने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पास पास आना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि जो नाभिक का द्रव्यमान है ना, उसका द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। मतलब जैसे मान ली हीलियम का एक नाभिक है, अब हीलियम का नाभिक में 2 ही प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, बन गया हीलियम का नाभिक। लेकिन अगर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग रखा अपन ने, जैसे एक तराजू के पलड़े में मैंने 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन डाल दिए, 4 छोटे 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 हो गए, न्यूक्लियॉन्स हो गए, और यहाँ पे हीलियम का एक नाभिक डाल दिया, तो होना तो दोनों बराबर चाहिए, क्योंकि इसमें भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, बस चिपके हुए हैं, इसमें अलग अलग है बस ना, बॉल तो वही है। लेकिन होता क्या है कि इसका पलड़ा नीचे चला जाता है, इसका पलड़ा ऊपर चला जाता है। मतलब हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान हीलियम के न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम निकला। ऐसा कैसे हो गया, इसको बोलते हैं अपन द्रव्यमान क्षति। कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान जो होता है उसके न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान से, जिससे मिलकर के वो बना है, उससे हमेशा कम निकलता है। ठीक है, मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान आपको उसकी द्रव्यमान क्षति दे देगा कि भाई इतने द्रव्यमान का लॉस हुआ है। ये द्रव्यमान का लॉस हुआ कैसे, जब ये बच्चों नाभिक, जब ये न्यूक्लियॉन्स पास पास में आए नाभिक बनाने के लिए, तो जब ये न्यूक्लियॉन्स पास में आते बच्चों, तो इनके द्रव्यमान का कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, मुझे एक बात बताओ, प्रोटॉन प्रोटॉन के पास क्यों आएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो क्यों आएंगे एक दूसरे के पास, उनको पास पास रहने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। जब मेरी किसी से नहीं बनती है तो कोई दूसरा जना मेरे को पुश करेगा कि मैं उसके पास जाऊं। तो मैं प्रोटॉन हूं, दूसरा वाला भी प्रोटॉन है, हम दोनों की बनती नहीं, हमारी आदत है दूर दूर रहने की, प्रतिकर्षित होने की, तो हम क्यों आएंगे पास। तो हमें पास में लाने के लिए कोई बाहर से फोर्स चाहिए, कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब वो एनर्जी कहीं से लगेगी, वो एनर्जी इन्हीं से लगेगी कि जब ये न्यूक्लियॉन्स पास में आते हैं और नाभिक बनाते हैं, तो इन्हीं के द्रव्यमान का कुछ पार्ट टूट करके ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या है, इन न्यूक्लियॉन से नाभिक को बनाने के लिए, न्यूक्लियन से नाभिक को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उनको बांधने के लिए, लड्डू बांधने के लिए जितनी जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर नाभिक बांधने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, उसी को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। और ये और कहीं से नहीं आती, न्यूक्लियॉन्स ही जो है अपने द्रव्यमान का कुछ लॉस कर देते हैं, जिसको अपन द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। अपने ही द्रव्यमान का कुछ, उनके अंदर कुछ क्षति कर देते हैं, अपने द्रव्यमान की कुछ कमी कर देते हैं, और वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में। इसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति से, क्षति जब द्रव्यमान क्षति जो है, द्रव्यमान जो है जब ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो क्या बोलते हैं, वही बंधन ऊर्जा के रूप में आपको मिलता है। ठीक, देखिए जरा, यही मैंने आपको भी समझाया, वही लिखा है यहाँ पर कि न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान माइनस परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान, दोनों को माइनस किया तो द्रव्यमान क्षति आ गई। जैसे न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान Z उसका परमाणु क्रमांक है, तो जितना परमाणु क्रमांक है उसमें उतने न्यूट्रॉन होंगे, तो Z इंटू एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, सॉरी उसमें प्रोटॉन होंगे, तो Z गुणा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, या न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A में से Z को माइनस कर दो, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, उसको एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दो, आपको टोटल नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। कैसे मिला नाभिक का द्रव्यमान, आपने लिया Z परमाणु क्रमांक, उसको एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से गुणा करा, फिर न्यूट्रॉन के ऊपर आ जाते, न्यूट्रॉन कैसे निकले, A माइनस Z, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालाई, उसको एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा करा, जब दोनों को जोड़ा तो नाभिक का कुल द्रव्यमान आ गया। ऐसा लगता है आपको, न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान आएगा, नाभिक का नहीं, न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान आ गया। अब इस न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान में से नाभिक के द्रव्यमान को माइनस जब आप कर दोगे, नाभिक के द्रव्यमान को हमने बोल दिया, तो द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। अब इस द्रव्यमान क्षति को जब ऊर्जा में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, वही अभी जो पढ़ा था, इक्वल्स टू mc² वाला फॉर्मूला, उस वाले फॉर्मूले में इस द्रव्यमान क्षति को डाल दो, आपको जो एनर्जी मिलेगी वही आपकी बंधन ऊर्जा। देखो डेफिनेशन में भी अपन ने यही लिखा था उस टाइम, जब न्यूक्लियॉन्स पास पास आते हैं तो उनके नाभिक का कुछ भाग ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ये यदि ऊर्जा नाभिक में न्यूक्लियॉन को बांधे रखती, यही आएगा, यदि नहीं आएगा, यही ऊर्जा नाभिक में न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखती है, जैसे अपन बंधन ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते बच्चों द्रव्यमान क्षति कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया बंधन ऊर्जा कैसे निकालते हैं।
डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। चलिए, बट बंधन ऊर्जा ज्यादा अच्छा, मतलब एक तरीके से अपन ये नहीं बोल सकते कि हम किसी भी परमाणु के स्थायित्व को बंधन ऊर्जा से नहीं बता सकते कि कोई परमाणु या कोई नाभिक कितना स्थायी है। तो नाभिक के स्थायित्व को बताने के लिए हम बंधन ऊर्जा के बजाय प्रति एकांक या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो फेरस के पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, यूरेनियम के पास भी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। मान लो, होती तो नहीं है, इससे कम होती है, बट यूरेनियम का द्रव्यमान है 238 और फेरस का द्रव्यमान है 56। तो यहाँ पे 56 न्यूक्लियॉन्स का जो के पास जो एनर्जी है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और यहाँ पे 238 न्यूक्लियॉन वाली एनर्जी, 238 न्यूक्लियॉन्स के पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। चलो एक एग्जांपल और अच्छे से देख के समझाता हूँ, क्योंकि तो चलो जो है उसी के हिसाब से। जैसे मान लो दो फैमिलीज है, फर्स्ट फैमिली की इनकम है 50,000 रुपए, दूसरी फैमिली की इनकम है 50,000 रुपए। अब देखने में तो लगे यार दोनों फैमिली वेल सेटल्ड होनी चाहिए, दोनों के 50,000 रुपए सैलरी है, मतलब दोनों एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन जब फैमिली के अंदर झांका तो पता पड़ा कि एक फैमिली के अंदर 50 लोग हैं और एक फैमिली में 5 लोग हैं। अब 50 लोग हैं और 50 लोगों में 50,000 क्या है, कुछ भी नहीं है। 50 लोगों में 50,000 के हिसाब से हर बंदे को महीने का 1,000 रुपए मिला, जबकि यहाँ पर 5 लोगों में 50,000 के हिसाब से हर बंदे को महीने का 10,000 रुपए मिला। 10,000 रुपए में खर्चा क्या बहुत बचत भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हर बंदे को 1,000 रुपए मिलेगा, क्या बचाएगा, क्या खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ज्यादा समृद्ध फैमिली कौन सी है, मतलब ज्यादा ऐसा बोल सकते हो ज्यादा पैसे वाली पार्टी कौन सी है, दूसरी वाली है। तो वो ज्यादा स्थायी, ज्यादा स्टेबल है, उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं तो काम कैसे चलेगा, हमें तो ये भी चाहे, मैंने तो ये भी चाहे, मैंने तो ये भी चाहे, पैसा तो है ही को नहीं, है ना। तो अब बात समझिए, यहाँ पर भी सेम चीज है। फेरस जो है उसके 56 न्यूक्लियॉन्स के पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, यूरेनियम के 238 न्यूक्लियॉन के पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। दोनों में बंधन ऊर्जा तो बराबर है, लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल है, फेरस। क्योंकि इसके न्यूक्लियॉन्स का तो हर मतलब अगर मैं एक न्यूक्लियॉन की बात करूं तो एक न्यूक्लियॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी, जबकि यहाँ पे इसके एक न्यूक्लियॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी। साफ साफ पता पड़ रहा है इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बंधन ऊर्जा निकालने के बजाय बच्चों एकांक या प्रति न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा निकालते हैं। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन की ऊर्जा को बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बोलते हैं। इसको लिखते हैं EBN से। तो जो अपन ने पीछे बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी EB, उसको अपन ने न्यूक्लियनों की संख्या द्रव्यमान संख्या से भाग दे दिया, तो जो संख्या में मिली उसी को अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, देखो लिखा है, इससे हमें किसी भी नाभिक के स्थायित्व का ज्ञान होता है कि कौन सा नाभिक कितना स्थायी है। जिस भी नाभिक के लिए EBN यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बोलते हैं एकांक या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा, अदरवाइज दूसरा वाला नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे। ओके, ये हमारा जो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बेसिस पे हम किसी भी नाभिक के स्थायित्व को बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब आपके एग्जाम में गलती से मान लो आ जाए 2 नंबर का बनाने के लिए, तो आपको 50 50 50 यहाँ पे डिफरेंस छोड़ना और यहाँ पर 2 2 2 का डिफरेंस छोड़ना। हीलियम से हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, उसका दूसरा आइसोटोप लेंगे, फिर हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप लेंगे, फिर फेरस लेंगे और सबसे लास्ट में यूरेनियम 238 लेंगे, खत्म करेंगे। ये 4-5 एलिमेंट लेंगे। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली बात है, जैसे कार्बन 12 की एनर्जी, ऑक्सीजन 16 की एनर्जी, हीलियम की एनर्जी, ये सब सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक है। इन सब की एनर्जी इनके आसपास वाले नाभिकों जिनकी द्रव्यमान संख्या ऑड नंबर में है, विषम संख्या में, जैसे लिथियम की 3 होती है, इनसे ज्यादा स्टेबल है ये लोग। ठीक है, इनमें सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थायी है, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला कौन है, फेरस। 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा देखो लिखा ना फेरस 56 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा स्थायी परमाणु है, इसलिए अर्थ के ऊपर सबसे अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला जो पदार्थ है वो लोहा ही है। लोहा आपको हर जगह मिल जाएगा, दुनिया के हर कोने में हर जगह पर लोहा मिलता है धरती पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थायी है ना, इसलिए। तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेता बेचारा, इतना सीधा है, शरीफ है। ठीक है ना, और हमारा अर्थ का जो कोर है वो भी लोहे की अधिकता है, उसमें सबसे ज्यादा है। सम संख्या वाले नाभिक विषम संख्या वाले नाभिकों से ज्यादा स्टेबल होते हैं, मैंने भी आपको बताया।
परमाणु द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच में आप देख सकते हो। 30 से 170 के बीच में जो हमारी कर्व है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, सबसे ज्यादा स्टेबल नाभिक है, क्योंकि इनकी ऊर्जा लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। और जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 30 से कम होती है वो आपस में जुड़ते हैं, वो नाभिक छोटे होते हैं तो आपस में जुड़ेंगे और कहानी कोशिश करेंगे 30 से 170 के बीच में, इसी को अपन बोलते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी तरीके से जो 170 से ज्यादा वाले जो भारी नाभिक है वो टूटते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाते हैं ताकि 30 से 170 के बीच में आ जाए, इसको अपन बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मैंने आपको जैसा बताया कि नाभिकीय संगठन, नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन हो क्यों रहा है और क्या होता है। ठीक है, वो इसी वजह से होता है। एक और चीज है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है, नाभिक ज्यादा स्थायी होता है। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होती है वो नाभिक कंपैरेटिवली कम क्या बोलते हैं वो होते हैं। मतलब हल्के नाभिकों के लिए तो ये चीज वैलिड है कि प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, लेकिन जो भारी नाभिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए, अगर है तो नाभिक ज्यादा स्थायी होगा। चलिए अब बात करते हैं नाभिक के बल के बारे में। अब दिमाग में प्रश्न आता है, सर चलो सर आपकी सारी बातें मान ली, पर नाभिक के भीतर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो फिर सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपका नाभिक है वो बन कैसे गया? क्योंकि प्रोटॉन तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के लिए बने, न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के लिए बने, तो फिर नाभिक के अंदर रह कैसे लेते हैं? कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास में आ गए भाई? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? संभव है। इनके बीच में, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, इनके बीच में एक बल लगता है जिसको अपन बोलते हैं नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल है। ठीक है ना, इसलिए न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो साथ में भाई बंधों की तरह रहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है नाभिक के भीतर न्यूक्लियॉन्स के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। यह बल स्थिर वैद्युत की बल से भी बहुत ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए नाभिक के भीतर प्रोटॉन के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल प्रभावी नहीं हो पाता। ठीक है, इसकी गुणधर्म, पहली बात ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल फोर्स है, दूसरी बात ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम डिस्टेंस के लिए लगता है। अच्छा, जितने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप उससे और क्लोज आ गए ना तो फिर रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा, बोलेगा अब तो मैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करूंगा। पर्टिकुलर रेंज होती है, उस पर्टिकुलर रेंज के बीच में ये आकर्षण प्रकृति का होता है, उससे ज्यादा रेंज पे तो लगता ही नहीं है, और अगर आपने डिस्टेंस उससे भी कम कर दिया तो फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये दूरी होती है लगभग 0.8 फर्मी। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी 0.8 फर्मी से कम हो गई तो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। ठीक है, देखो लिखा है 1 × 10⁻14 मीटर से अधिक दूरी पर यह बल नगण्य हो जाता है, और यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है, लेकिन अगर दूरी 0.8 फर्मी से 0.8 फर्मी से कम हो गई तो ये प्रतिकर्षण नेचर का हो जाता है। मतलब दूरी बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए अभी तक कोई भी फॉर्मूला ज्ञात नहीं है, हमने अभी तक इसके लिए कोई फॉर्मूला डिराइव करा ही नहीं। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², गुरुत्वाकर्षण के लिए चलता है, कूलाम नियम के लिए चलता है, ये इसको फॉलो नहीं करता, ये सब पे एक जैसे लगता है। ठीक है ना, ये केंद्रीय बल नहीं है। बाकी सारे जो अपन ने पढ़ा था ना, इसमें एक चीज नहीं लिखी वो है, वो बाकी सारे फोर्सेस केंद्रीय फोर्सेस थे, केंद्रीय बल थे। जैसे वो कैसे लगते थे, एक दूसरे के सेंटर को खींचते थे अपनी तरफ, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये आपका नाभिक चाहे ऐसे रखा हो, इसका नाभिक चाहे ऐसे रखा हो, कैसे भी रखा हो, मान लो नाभिक ऐसे, मतलब मान लो एक प्रोटॉन गिरा और एक प्रोटॉन ऐसे चिपका हुआ है, ये एक प्रोटॉन इसके सामने, तो इनके बीच में फोर्स वही लगेगा, इनके बीच में फोर्स वही लगेगा। मान लो एक न्यूट्रॉन बस इसको टच करा हुआ है साइड से जरा सा, तो इनके बीच में ऐसे फोर्स भी ऐसे लगेगा। मतलब ये बेसिकली सेंट्रल फोर्स नहीं होता, सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश नहीं लगता, कहीं पे भी कैसे भी लग सकता है। ठीक है, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं होता। ये न्यूक्लियॉन्स की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं प्रोटॉन के बीच में कम लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ज्यादा लगेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन किसी के बीच में भी फोर्स हमेशा सेम ही लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये फोर्स 0.8 फर्मी से कम हो तो प्रतिकर्षण नेचर का, और उसके बाद आकर्षण प्रकृति का। और अगर आपकी दूरी, जैसे मैंने आपको बताया, 10⁻14 मीटर से ज्यादा हो जाए, मतलब 10 फर्मी से ज्यादा हो जाए, तो फिर ये गया, फिर ये फोर्स लगभग नगण्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए
जब आपकी दूरी जो है 0.8 फर्मी है और नाभिकों के बीच में न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला बल 0 है, उस समय इसकी जो यू की वैल्यू होगी आपके स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो इस केस में सबसे कम होगी। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये ग्राफ है फोर्स और दूरी का, मतलब बल और दूरी का, और ये स्थितिज ऊर्जा और दूरी का। 0.8 फर्मी जहां पर न्यूक्लियॉन्स के बीच में बल 0 है, वहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। सॉरी, 0 तो नहीं बोल सकते, न्यूनतम होगी, क्योंकि बल ही नहीं लग रहा है ना, तो न्यूनतम हो जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं रेडियो एक्टिवता के बारे में, जिसकी खोज करने वाले थे हेनरी बेक्यूरेल। 1896 में करी थी इन्होंने क्या किया था, हेनरी बेक्यूरेल ने एक वो लिया था यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, ये एक सॉल्ट लिया था और उन्होंने उसको रखा। अगले दिन आए, स्पॉट बन गए वहां पे। भाई ये क्या हो गया, उन्होंने सोचा यार कुछ हो गया होगा गलती से ना, फिर उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट वापस करा, वही क्या बोलते हैं सोडियम पोटेशियम सल्फेट जो सॉरी यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट का सॉल्ट वापस रखा। नेक्स्ट दिन आके देखा वापस स्पॉट बन गया। यार एक बार गलती हो सकती, बार बार नहीं हो सकती। तो ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है ना, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट का ही है, जो उन्होंने पहली बार, जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कवरी करी, खोज करी। ज्यादा खोज वो नहीं कर पाए, बट हाँ पहली बार रेडियो एक्टिवता के बारे में बताने वाले यही थे, हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है ना, इन्हीं के नाम पे ये रेडियो एक्टिवता की यूनिट बेक्यूरेल भी पड़ी हुई, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेनरी बेक्यूरेल ने पहली बार रेडियो एक्टिवता की खोज करी। ठीक है, रेडिएशन के बारे में बताया उन्होंने। कुछ पदार्थ अस्थायी नाभिक के कारण रेडिएशन यानी क्षयित होते रहते हैं, इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, और इनकी इन गुणधर्म को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। कुछ नाभिक क्या होते हैं, काफी अनस्टेबल होते हैं। अपन पीछे बढ़ के ना 130 से ऊपर वाले नाभिक हुए, वो बोलते हैं यार, या 170 से ऊपर वाले, 100 मतलब 30 से कम वाले और 170 से ऊपर वाले, बेचारे नाभिक स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं तो क्या करें, वो खुद को क्षयित करते हैं, खुद के द्रव्यमान को कम करते हैं। बोले थोड़ा कम हो जाए तो हम स्टेबल हो जाए, तो स्टेबिलिटी चाहने के लिए वो खुद के ही द्रव्यमान को कम करना चालू करते हैं। जब वो खुद के द्रव्यमान को धीरे धीरे कम करते हैं ना, तो वो जो द्रव्यमान कम करते हैं ना, ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। इसको अपन बोलते हैं रेडिएशन। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, और उनके इन गुणधर्मों को बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। ठीक है, 1898 में, 1898 में, 96 में तो इन्होंने अपना बता दी बात, 98 में फिर पियरे क्यूरी और उनकी एक वाइफ थी मैडम क्यूरी के बारे में आपने काफी नाम सुना होगा। पियरे क्यूरी एक मेल का नाम है और मैडम क्यूरी एक फीमेल का नाम है, वो उसकी वाइफ ही थी एक्चुअली। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सबसे ज्यादा रेडियोधर्मी पदार्थ खोजा था, जिसका नाम था रेडियम सबसे ज्यादा रेडियोधर्मी पदार्थ है। यूरेनियम से भी 10 लाख गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। इसकी खोज इन्होंने कैसे की थी, उन्होंने 30 टन कोलतार लिया था। 30 टन कोलतार जब अपन मतलब प्रभाजी आसवन से तेल को, मतलब वो आपको पता ना, कच्चा तेल निकालते हैं जमीन में से, फिर उसमें से पेट्रोल और ये सब चीजें अलग करते हैं, तो नीचे कोलतार बचता है जिससे अपनी सड़कें बनती है। ठीक है, तार होता है ना, उससे पहले कोलतार निकलता है। तो उन्होंने 30 टन कोलतार लिया। 30 टन समझ रहे हो, एक टन में होता है 1000 किलो, तो 30 टन में हो गया 30,000 किलो। तो 30,000 किलो कोलतार लिया, उसमें से सिर्फ 2 मिलीग्राम, 1 ग्राम का भी 100वां गुना, मतलब इसका डबल कर दो, उतना रेडियम उन्होंने निकाला, सिर्फ 2 मिलीग्राम। मतलब अगर अब मैं परसेंटेज निकालू ना, तो 2 मिलीग्राम का मतलब हो गया, इतना भी गलत बोल रहा हूं मैं, मिली है ना, तो 3 3 6 -6 किलो। और कितना टन कोयल लिया उन्होंने इसमें, 30,000 किलो। मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी भी निकालू ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अति कम है। मतलब मैं तो वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो बहुत छोटा परसेंटेज आएगा। इतना छोटा परसेंटेज में उन्होंने मतलब 30 टन कोलतार लेके उसमें से इतना 2 मिलीग्राम रेडियम निकाला, जिसके लिए उनको 1996 में नोबेल प्राइज मिला। बोले वो भी बोले यार ले लो यार, इतना बड़ा काम कैसे कर लिया तुमने, 30 किलो कोलतार में से इतना कम क्वांटिटी में जो उसमें रेडियम था वो कैसे निकाल लिया तुमने। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे रेडियम की डिस्कवरी, रेडियम खोज के निकाला। ठीक है, तो जैसे अब अपन आगे पढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ को हमेशा लेड के बॉक्स में रखा जाता है। लेड, वो पेंसिल वाले लेड नहीं, लेड पदार्थ की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर रखा जाता है, क्योंकि लेड जो होता है वो जो रेडिएशन होता है उसको बाहर नहीं जाने देता, या तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या तो उसको बाहर नहीं जाने देता। तो अगर हम किसी
रेडियो एक्टिव पदार्थ को जो कि लेड के बॉक्स में रखा हुआ है उसको अगर एक विद्युत क्षेत्र में पास कराए, विद्युत क्षेत्र कैसे, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, तो हम देखेंगे कि जो इसमें से रेडिएशन निकला वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पॉजिटिव की तरफ चला गया, एक नेगेटिव की तरफ चला गया और एक तो विचलित ही नहीं हुआ। तो इसके बेसिस पे अपन ने रेडियो एक्टिव विकिरणों को 3 भाग में बांट दिया, अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और गामा विकिरण। अल्फा विकिरण वो होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और ऋणावेश की तरफ आकर्षित होता है, हो गया। बीटा जो किरणें होती है, क्या बोलते हैं, बीटा विकिरण जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ऋणावेशित पार्टिकल होते हैं, तो ये धनावेश की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और गामा किसी के सगे नहीं है, ये निरावेशित होते हैं, इसलिए सीधे चले गए बेचारे, ठीक है। तो इनको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसा डब्बा था, देखो इसको तो अलग बना, ये डब्बा था, इसमें से देखो 3 पार्ट में निकल रही है ना, तो ये धनावेशित प्लेट की तरफ बीटा कण चले गए, अल्फा कण जो है हमारे क्या बोलते हैं धनावेशित प्लेट की तरफ चले गए, और गामा कण बेचारे न्यूट्रल किसी की तरफ नहीं गए। तो कोई भी पदार्थ जो कि क्या करता है, खुद के ही द्रव्यमान का क्षय करता है और उसको ऊर्जा के रूप में बाहर निकालता है, ऊर्जा की विकिरण के रूप में बाहर निकालता है, उसको अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। इस गुणधर्म को बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। फिर ये जो रेडिएशन बाहर निकाल रहा है इसको भी अपन ने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। 3 तरह की किरणें निकल सकती है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। अल्फा किरण धनावेशित होती है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, बीटा जो कण है वो ऋणावेशित है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, और जो हमारा गामा कण है न्यूट्रल है तो किसी की तरफ अट्रैक्ट है। बोले मानने दो, मैं तो नहीं हो रहा हूँ किसी की तरफ अट्रैक्ट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ गया रेडियो एक्टिविटी का नियम, रदरफोर्ड सोडी का नियम भी बोलते हैं इसको। रदरफोर्ड और सोडी 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के इस नियम को प्रतिपादित किया था। ये बोलता है कि किसी भी समय पर अब कोई भी नाभिक जो है रेडिएशन उत्पन्न कर रहा है ना, बार बार खुद का उसका डिके हो रहा है, मतलब खुद का उसका विघटन होता जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात, हो रहा है तो हो रहा है। और जब उसका विघटन होगा तो किसी भी समय पर जो नाभिक के क्षय की दर है, मतलब नाभिक के टूटने की जो दर है, ठीक है ना, वो उस समय अविघटित नाभिकों की संख्या के सीधे समानुपाती है। मान लो जैसे विघटन हो रहा है, मेरे पास 1000 नाभिक पड़े तो मेरी विघटन की दर तेज होगी। मान लो थोड़ी देर बाद मैंने देखा 1000 के बजाय 800 नाभिक रह गए तो विघटन की दर अपने आप कम हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने चेक करा 500 नाभिक रह गए जिनका विघटन होना भी बाकी है, विघटित नहीं हुए अभी, उनका विघटन होना बाकी है, तो मेरे विघटन की दर और कम हो गई। तो विघटन की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है, उन नाभिकों की संख्या पर जिनका विघटन होगा ना भी बाकी है। तो ये यही नियम बोलता है नाभिक या विघटन की जो दर होती है वो अविघटित नाभिकों की संख्या के सीधे समानुपाती होती है। ये वैसे ही है जैसे अपन ने लास्ट क्लास के अंदर एक नियम पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मुझे तो पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं, 11वीं कक्षा में अपन एक नियम पढ़ा था कि मान लो एक चाय है तो चाय के ठंडी होने की दर किस पर निर्भर करती है, उसके गर्म होने पर। स्टार्टिंग में तो चाय बहुत जल्दी ठंडी होगी, पर जैसे ही उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा फिर उसकी क्या बोलते हैं ठंडी होने की दर धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा अपन ने एक नियम पढ़ा था, चैप्टर था 11 या 12वां था, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, अब याद होगा ही नहीं आपको, न्यूटन का शीतलन नियम जिसको अपन बोलते हैं, उसमें पढ़ा था, ठीक है ना। वैसे ही इसके अंदर भी होता है। तो मान लेते हैं भाई कि है ना डी एन नाभिक जो है उसका क्षय हो जाता है dt समय में, और n नाभिक हमारे पास बचे जिनका क्षय होना भी बाकी है, तो dn/dt है ना, dt समय में dn नाभिकों का क्षय हो रहा है, तो dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n वो नाभिक है जिनका क्षय होना भी बाकी है। तो जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा लैम्डा, यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं क्षय नियतांक है, और माइनस का चिन्ह यहाँ पे बता रहा है कि dn/dt समय के साथ साथ कम होता जा रहा है, क्षय की दर धीरे धीरे समय के साथ घटती जा रही है, ठीक है। तो जब अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसी टर्म मिलेगी, मैंने दोनों तरफ समाकलन किया ताकि मैं फॉर्मूला पता कर सकूं। अविघटित नाभिकों की संख्या निकालनी है मुझे किसी भी क्षण पर, तो वो फॉर्मूला में डिराइव कर रहा हूं। तो इस n को नीचे ले आया अपन, दोनों तरफ करा समाकलन, यहां पर dn के सापेक्ष समाकलन हो रहा, तो मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग मेरे पास कितने नाभिक थे n0, t समय बाद मेरे पास कितने नाभिक अविघटित रह गए n, क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग में कितने नाभिक थे जिनका, जैसे मान लो मेरे पास 1000 नाभिक है तो n0 हो गया 1000। 2 घंटे बाद मैंने चेक करा मेरे पास 800 नाभिक रह गए, तो n0 का मान हो गया 1000, समय हो गया 2 घंटा, और n का मान हो गया 800। तो हमने समाकलन कहां से कहा था कि 1000 से लेके क्या बोलते हैं n तक, तो n0 से लेके n तक मैंने समाकलन किया, और समय 0 से लेके t तक, ठीक है। तो 1/n का, जैसे 1/x का समाकलन क्या होता है हमारे पास log x, वैसे हमारे पास 1/n का समाकलन कितना हो गया log n। इसे लैम्डा बाहर कांस्टेंट बाहर चला गया, माइनस लैम्डा, सिर्फ एक बचा, एक का समाकलन t हो गया, ठीक है। जैसे dx का समाकलन x होता है वैसे ही यहाँ पे हमारे पास t,
फिर लिमिट रखी अपन ने, सबसे पहले उच्च सीमा फिर निम्न सीमा, इसमें पहले उच्च सीमा फिर निम्न सीमा रखने के बाद कुछ इस तरीके का अपने को फॉर्मूला मिला। फिर लॉग प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो माइनस में लिखा हो तो उसको हम लॉग ए बाय बी लिख सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग एन बाय एन नॉट बराबर माइनस लेमडा टी। यहाँ पे हमारे पास हो गया ई। अच्छा, हमने एक और रूल पढ़ा लॉग की, जैसे लॉग की बेस 2 लिखा हुआ आधार 2 है और लॉग बेस 2 8 की वैल्यू 3 होती है, तो इसको लिखते कैसे, 2 की घात 3 बराबर 8, तो ई की घात माइनस लेमडा टी बराबर एन बाय एन नॉट। ये रहा एन नॉट को वहां पटका, एन मुझे मिल गया। एन वो नाभिक है जिनका क्षय होना बाकी है टी समय बाद, तो इस फॉर्मूले से अपन उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दो चीजों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं एन और टी के बीच में, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा, क्योंकि ई की पावर की फॉर्म में मिल रहा है ना, तो जो ग्राफ मिलेगा वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। स्टार्टिंग में नाभिकों की संख्या जब समय टी बराबर 0 था तो नाभिक कितने थे, एन नॉट, और समय के साथ साथ धीरे 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 नाभिक क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, वो नाभिक जिनका क्षय होना बाकी है। तो उस फॉर्मूले में टी की जगह अपन ने 1/t रख दी, सॉरी लेमडा की, टी की जगह अपन ने 1/λ रख दिया। टी को लेमडा को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना अपने को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो टी की जगह मैंने कितना रख दिया 1/λ। 1/λ के बाद सॉल्व कर कराने के बाद हमारे पास वैल्यू आई n बराबर 0.367 n नॉट, यहां बोल सकते हैं 36.7%। तो ये क्या बता रहे, बोल रहा है वो समय जब नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों का 36.7% रह जाए, उस समय का व्युत्क्रम सॉल्व कीजिए यहां से, उस समय का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है, लेमडा के। तो आप लेमडा को डिफाइन कैसे करोगे, किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए वह समय जब नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों का 36.7% रह जाए, उस समय का व्युत्क्रम लेमडा के बराबर होता है। तो लेमडा आपको यहां कहीं मिलेगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे समय मिले ना उसका व्युत्क्रम कर देना। अब वो समय मान लो 5 घंटे मिला तो 1/5 लेमडा का मान है, 10 घंटे मिला तो 1/10 लेमडा का मान है, 1 लाख साल मिला 1/1 लाख साल लेमडा का मान है, जो भी है XYZ। तो वो लिखा है, ये मैंने वही लिखा है जो मैंने आपको बोला। ओके, यहां से बच्चों एक टर्म और निकल के आती है जिसको अपन सक्रियता या फिर एक्टिविटी बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्टिविटी और हिंदी में सक्रियता बोलते हैं। तो बच्चों रेडियोएक्टिव पदार्थ में एकांक समय में नाभिकों के क्षय को सक्रियता कहते हैं, या फिर रेडियोएक्टिव पदार्थ में नाभिकों के विघटन की दर। कुल मिलाकर जो अपन ने भी dN/dt पढ़ा था ना, उसी को बोलते हैं सक्रियता, खत्म, विघटन की दर उसी को बोलते हैं सक्रियता। देखो लिखा है, बस लेना इसको पॉजिटिव है। तो अभी अपन ने पढ़ा था dN/dt इक्वल्स टू माइनस का लेमडा इंटू एन, याद करो, पीछे आ जाओ, ये रहा। तो dN/dt की जगह बस r लिख दो, माइनस का साइन तो अपन ले ही नहीं रहे, तो r किसके बराबर हो गया, लेमडा n। तो यहां से अपन ने n का मान निकाल लिया, n का मान अभी अपन ने पढ़ा था n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, इसको उठा गया पटका तो हमारे पास इस लेमडा को उधर फेंका, लेमडा इंटू एन नॉट को अपन ने r नॉट बोल दिया, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला निकल के आ गया। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, r का मात्रक जरूर पूछा जाता है। r का मात्रक हो गया बच्चों, dN/dt बोला ना, n क्या है, नाभिकों की संख्या, और t क्या है, समय। तो इसका जो हमारा मात्रक हो गया विघटन पर सेकंड, या इसका ऐसे ही मात्रक होता है बैकुरल, हेनरी बैकुरल के नाम पे पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बैकुरल 1 विघटन प्रति सेकंड के बराबर होता है, या इसका एक और मात्रक है क्यूरी, भी इसका मात्रक है क्यूरी। एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणा 10 की घात 10 बैकुरल के बराबर, और एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10 की घात 6 बैकुरल के बराबर। ये सब इन्हीं के नाम पे, रदरफोर्ड ने अल्फा किरण प्रयोग किया, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर के वो रेडियम की डिस्कवरी करी, और हमारे हेनरी बैकुरल ने तो पहली बार रेडियोएक्टिविटी के बारे में बताया। तो इन्हीं के नाम पे रख दिया सब कुछ। जैसे एक क्यूरी बहुत बड़ा 3.7 गुणा 10 की घात 10 बैकुरल, रदरफोर्ड भी बहुत बड़ा 10 की घात 6 बैकुरल, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर है, याद रखिएगा इन सबको, रट्टा मारना पड़ेगा। अर्धायु काल, नाम से समझ आ रहा है, आदि आयु। जैसे मेरी जिंदगी जो है ना, चलो मैं जैसे मान लो 60 साल जीने वाला हूं, तो मेरा अर्धायु काल 30 साल है, ऐसे नहीं होता, ऐसा अर्धायु नहीं निकालते। अर्धायु काल बच्चों वो समय होता है जब किसी भी पदार्थ में नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों का जस्ट आधा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में नाभिक जो थे वो 100 नाभिक थे, 50 नाभिक होने में 10 मिनट का समय लगा, 50 से 25 नाभिक होने में 15 मिनट का समय लगा। ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, 10 मिनट ही लगेंगे। तो वो समय जब नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों का आधा रह जाए, उस समय को अपन बोलते हैं अर्धायु काल। 100 से 50 होने में 10 मिनट लगे, 50 से 25 होने में 10 मिनट लगे,
25 से 12:30 होने में भी 10 मिनट लगे, 12:30 से 6.25 होने में भी 10 मिनट लगे, ऐसा कैसे? मतलब वहां पे 50 का अंतर है, 25 का अंतर है, फिर 12:30 का अंतर, फिर 6.25 का अंतर, तो समय कैसा है? एक जैसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था विघटन की दर समय के साथ घटती जाती है। तो अर्ध आयुकाल बच्चों वो आयुकाल होता है जब नाभिकों की संख्या किसी भी समय पर अपनी प्रारंभिक नाभिकों की आधी रह जाए, और अर्ध आयुकाल हम आराम से किसी भी समय निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस था, अभी मेरे पास सब्सटेंस का मान लो 6 ग्राम है, मैंने वेट किया 2 साल वेट किया, 4 साल वेट किया, 10 साल वेट किया, 15 साल वेट किया, 20 साल बीत गए, 20 साल बाद वो पदार्थ 6 ग्राम का 3 ग्राम हो गया, तो इसका अर्धायुकाल कितना निकला? 20 साल। समझ गए? इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ का अर्धायुकाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अर्धायुकाल निकालने का सबसे अच्छा तरीका उस क्वांटिटी की, उस पदार्थ की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लो। ठीक है, तो देखो लिखा है वह समय जिसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ की अविघटित नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की आधी रह जाए। ठीक है ना, यह पदार्थ हर उस दिए गए पदार्थ के लिए नियत रहती है। यह रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती, क्योंकि नियत रहती है। जैसे यूरेनियम के लिए अर्धायुकाल होता है 4.5 गुणा 10⁹ साल। भाई रेडियम भी कम नहीं है, 1620 साल लग जाते हैं इसको अपनी प्रारंभिक जो भी क्वांटिटी उसका आधा होने में 1620 साल लग जाते हैं। ओके, अर्धायुकाल के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। अर्धायुकाल के लिए कैलकुलेशन वैसे थोड़ी कम ही आती है, पर कैलकुलेशन फिर भी देख लेते हैं। n की जगह अपने को कितना रखना है? n0/2, क्योंकि प्रारंभ में मेरे पास नाभिकों की संख्या थी n0, अभी मेरे पास नाभिकों की संख्या होगी n0/2। तो n की जगह मैंने कितना रखा? n0/2। n0 से n0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 1/2 रहा, फिर दोनों तरफ लॉग लिया जैसे पहले लिया था, मतलब पहले एंटी लॉग लिया था ना, अभी लॉग ले रहे, लॉग लिया, लॉग लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे हाफ आया, यहाँ पे लॉग e की पावर माइनस लैम्डा टी आया। फिर अपने पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि घात आगे आ जाती है, घात आगे आ गई। अगर दोनों सेम सेम हो जाए ना, जैसे इसमें सेम सेम हो गए, तो इसका मान कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये मान आ गया। फिर माइनस के साइन को अपन ने यहाँ फेंका, माइनस के साइन को फिर पावर में लेके गए, तो 1/2 की पावर -2 का मान होता है 2, तो हो गया log 2 बराबर लैम्डा टी। तो टी का मान कितना आ गया? log 2/लैम्डा। log 2 का मान होता है 0.693, तो अर्धायुकाल आ गए हमारे पास 0.693 अपॉन लैम्डा या log 2/लैम्डा। याद रखना फॉर्मूला। अच्छा, अर्धायुकाल के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी सबको भूल जाओ। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी याद रख सकते हो, ये वाला सेम ही है। n यहाँ पर बता रहा है कितने अर्धायुकाल बीत चुके हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं आपके 3 अर्धायुकाल बीत चुके हैं, तो नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की कितनी रह जाएगी? 1/2 की पावर 3 यानी 1/8, यानी नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों का 1/8 गुना रह जाएगी। सिंपल है, मैं कह रहा हूं 10 अर्धायुकाल बीत चुके हैं, 1/2 की घात 10 जो भी आएगा, नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की इतने गुने रह चुकी होगी। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर होती है बच्चों माध्य आयु। अब जब मैं बात करता हूं किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की, तो बच्चों रेडियोएक्टिव पदार्थ को विघटित होने में अनंत समय लगता है। क्यों? जैसे मान लो मेरे पास 100 ग्राम थे, 100 का 50 हुआ, 50 का 25 हुआ, 25 का 12.5, 12.5 का 6.25, 6.25 का और आगे कर लो 3.175 हुआ ना, नहीं 3.125 हुआ। ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद और आधा करो, और आधा करो, अब आपके पास और आधा और छोटा नंबर, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा, दशमलव में और छोटा 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 होता जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। तो किसी भी पदार्थ को पूर्ण रूप से विघटित होने में, रेडियोएक्टिव पदार्थ को पूर्ण रूप से विघटित होने में अनंत समय लगता है। ठीक है, जैसे अभी अपन बोलते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, हम बोलते हैं वहां पर अभी भी वातावरण में रेडियोएक्टिवता है। तो क्यों है? क्योंकि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ को अनंत समय लगता है विघटित होने में, और वो चलता रहेगा प्रोसेस, आप उसको रोक नहीं सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते हो। हाँ, एक तरीका है, वहां से कोई भी एक ऐसी मशीन बना लो जो सारे के सारे रेडियोएक्टिव पदार्थ को सोख ले तो वातावरण जो है वो जो है हमारा क्या बोलते हैं रेडिएशन फ्री हो जाएगा। लेकिन ऐसा मशीन जो है हर जगह लगाना बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसा करा तो उन्होंने, लेकिन इतना कारगर नहीं है वो कि पूरी तरीके से रेडिएशन जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखिए किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में नाभिकों को 0 से अनंत समय लग सकता है। तो मतलब 0 से अनंत समय के बीच में कभी भी वो विघटित हो सकता है। तो नाभिकों की आयु विघटित होने तक का समय का माध्य, मतलब जब नाभिक है उसके स्टार्ट होने से पहले जब तक विघटित नहीं हो जाता, अब अलग अलग समय पर से विघटित हो रहे हैं, तो सबकी जितनी भी आयु आई ना, विघटित होने का जो समय सबका आया उन सबका अपन ने निकाल दिया एवरेज। मान लो कोई नाभिक 2 घंटे बाद ही विघटित हुआ, किसी नाभिक को 2 साल लग गए, किसी को 2 करोड़ साल लग गए विघटित होने में, तो हमने क्या करा, सबकी आयु का एवरेज निकाला, उसी को अपन बोलते हैं माध्य आयु।
ठीक है ना। तो सभी नाभिकों की आयु का योग अपन नाभिकों की संख्या, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन वेरिएशन भूल जाओ। इसकी वैल्यू होती है बच्चों मीन लाइफ, इसको अपन बोलते हैं, एवरेज लाइफ अपन बोलते हैं, इसका मान होता है 1/λ, खत्म, बुद्धि नहीं लगानी। अर्धायुकाल 0.693/λ, माध्य आयु 1/λ, खत्म, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा। चलो अब बच्चों बात करते हैं अल्फा बीटा व गामा क्षय के बारे में। चैप्टर भी लंबा है काफी। ठीक है, कई बच्चे बोल रहे सर बात करो सर, कब खत्म होगा चैप्टर। भाई लंबा तो है, क्या करें, मार्क्स भी चाहिए तो थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, तो अल्फा बीटा गामा क्षय के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक तो अपन पहले ही पढ़कर आए। अल्फा क्षय बच्चों क्या होता है? अल्फा क्षय एक्चुअली हीलियम पार्टिकल होता है, जैसे मैं आपको पहले चैप्टर में बता के आ चुका हूं। जब अपन हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो कण बनता है उसको अल्फा कण बोलते हैं। ठीक है, ये एक धनावेशित हीलियम कण ही है। तो अगर किसी पदार्थ के अंदर से अल्फा डीके हो रहा है, अल्फा विघटन हो रहा है, तो उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 2 से कम हो जाएगा और उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाएगी और उसका परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाएगा। क्योंकि जो अल्फा कण होता है वो एक्चुअली हीलियम कण है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है और परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक है ना, और कुछ ना कुछ एनर्जी साथ में ऑब्वियसली निकलेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी पेत्रक नाभिक, कोई भी पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है डॉटर न्यूक्लियाई में टूट करके, उसमें से अल्फा, जैसे मान लो मैं नाभिक हूं, मेरे में से अल्फा कण निकल रहे हैं बहुत सारे, तो मेरे में से अगर अल्फा कण एक भी निकलता है तो मेरी द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाएगी और मेरा परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे से अल्फा कण निकला। तो जो स्टार्टिंग वाला नाभिक होता है उसको पेत्रक नाभिक बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, और जो निकलता है उसको अपन डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एनर्जी अगर अपने को निकालनी तो बहुत आसान है। इसका जो द्रव्यमान होगा ना, इसके द्रव्यमान से ज्यादा होगा, क्योंकि जब ये टूटता है तो कुछ द्रव्यमान एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो जब इनका द्रव्यमान का अंतर आप निकालोगे और c² से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Q की वैल्यू, ऊर्जा का मान। और ये जो ऊर्जा है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो सकती है। उदाहरण देखिए, यूरेनियम से थोरियम में कन्वर्जन हो रहा है। यूरेनियम का द्रव्यमान होता है 23892, और जब ये थोरियम 23490 में कन्वर्ट होता है तो काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। ऐसे ही रेडियम रेडॉन में जब कन्वर्ट होता है तो भी अल्फा वही होता है, अल्फा विघटन ही होता है। ठीक है, देखिए लिखा है यह ऊर्जा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। ऐसा नहीं आपको एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, मतलब गर्म तो हो जाएगा आपका कंटेनर, तो इसलिए क्योंकि जो अल्फा कण बाहर निकल रहे हैं ना बहुत तेजी से स्पीड से भागते हैं, क्योंकि एनर्जी तो सारी उन्होंने अवशोषित कर ली, तो तेजी स्पीड से भागते हैं। और जैसे आपने पात्र के अंदर कोई रिएक्शन कराई है तो पात्र से चोंच से टकराएंगे तो उनकी एनर्जी का लॉस होगा, जिससे पात्र गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको एनर्जी मिलती है। ओके, अब एक प्रश्न है यहाँ पर कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकलता। किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो बाहर क्यों नहीं निकलता, तो इसका कारण है कि हीलियम की बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है। कि भाई अगर रेडियोएक्टिव पदार्थ, अगर अल्फा डिके हो ही रहा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता बाहर क्यों नहीं है, तो इसका रीजन क्या है कि इनकी बंधन ऊर्जा काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना भाई, अगर आप ये रिएक्शन करा रहे हो तो हीलियम भी क्यों नहीं टूट जाता, हीलियम में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल के बाहर क्यों नहीं आ जाते। अगर ये रेडियोएक्टिव पदार्थ, मतलब इतनी एनर्जी निकल ही रही है, 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की एनर्जी निकल रही है, तो ये अलग क्यों नहीं हो जाते इसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हीलियम में से। तो रीजन ये है कि हीलियम की बंधन ऊर्जा जो होती है इसमें से निकलने वाली ऊर्जा से काफी ज्यादा होती है। तो बंधन ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से उसके नाभिक का विघटन नहीं होता। फिर बच्चों बीटा क्षय 2 तरीके का हो सकता है, एक बीटा पॉजिटिव, एक बीटा नेगेटिव। अगर बीटा नेगेटिव क्षय हो रहा है तो बच्चों हमारा दोनों ही केस में परमाणु द्रव्यमान संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ परमाणु क्रमांक चेंज होता है। तो अगर बीटा नेगेटिव होता है तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, और बीटा पॉजिटिव होता है तो परमाणु क्रमांक 1 से घट जाता है, उल्टा होता है। अगर नेगेटिव हो तो 1 बढ़ा दो परमाणु क्रमांक, और पॉजिटिव हो तो एक परमाणु क्रमांक जो घटा दो। अच्छा, होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ एक एक करके। बीटा पॉजिटिव का मतलब होता है जब हमारा सब कुछ वही है, जैसे हमारा ये नाभिक है, ये नाभिक जो है ना, इसमें अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, स्टेबिलिटी के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है ना तो साथ के साथ एक कण उत्सर्जित करता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्योंकि हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, द्रव्यमान संख्या तो वही रही, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग।
तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, एक प्रोटॉन कम हो गया, न्यूट्रॉन बढ़ तो गया ना, इससे द्रव्यमान संख्या तो सेम रही, लेकिन परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसलिए हमारा परमाणु क्रमांक 1 से कम हो गया। साथ में एक पॉजिटिव कण भी निकलता है जिसको अपन बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और एक और कण निकलता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा प्लस क्षय होगा, ठीक है, और ये नाभिक के भीतर ही होता है क्योंकि न्यूट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो प्रोटॉन से ज्यादा होती है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इतना मतलब ये अलग से नहीं हो सकता, मतलब आप ये सोच लो कि प्रोटॉन डायरेक्टली न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए बिना किसी सपोर्ट के तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन हमेशा नाभिक के भीतर होती है, नाभिक के बाहर नहीं होती है, ठीक है, हमेशा नाभिक के भीतर ही होगी। जैसे सोडियम 22 है, इसमें बीटा पॉजिटिव हुआ, ये सोडियम 11 से 10 में कन्वर्ट हो गया, इसमें एक पॉजिट्रॉन निकल गया, एक न्यूट्रिनो निकल गया, ये जो मैंने न्यू जैसे सिंबल बना रखा है इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिनो, और साथ के साथ कुछ ऊर्जा निकली क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे अगर बीटा नेगेटिव क्षय होता है तो उस केस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अब क्योंकि न्यूट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है, प्रोटॉन की ऊर्जा कम है, तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा ना तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, उसको बाहर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, इसलिए रिएक्शन नाभिक के बाहर भी हो सकती है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ गई, तो इसलिए Z+ हो जाता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। अब खुद सोचो, अगर हम एक प्रोटॉन को बढ़ा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी तो कंपनसेट होगा टोटल चार्ज। इसीलिए हमारा अगर एक यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी प्लस होगा, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, साथ के साथ एक और पार्टिकल निकलता है, उसको बोलते हैं अपन एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की यही प्रॉपर्टी होती है कि दोनों द्रव्यमान दोनों के दोनों आवेश रहित मतलब पार्टिकल है, कण है, लेकिन इनका द्रव्यमान होता है। डिटेक्ट करने में स्टार्टिंग में इनको काफी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में डिटेक्ट हो गए थे, बस बाद में उनको नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन स्वतंत्र रूप से नाभिक के बाहर हो सकती है। इसके एग्जांपल है फास्फोरस का सल्फर में कन्वर्जन, ठीक। चलिए गामा क्षय, अगर अल्फा क्षय और बीटा क्षय हो चुका है तो अल्फा क्षय और बीटा क्षय के बाद हमारा नाभिक जो है ना वो स्टेबल नहीं रहता, मतलब वो उत्तेजित अवस्था में रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में रहता है ना, वैसे हमारा नाभिक भी स्थित जो है उत्तेजित अवस्था में रहता है। तो जब वो उत्तेजित अवस्था में रहेगा और उत्तेजित से वो वापस ग्राउंड स्टेट में गिरने की कोशिश करेगा, जैसे मान लो वो काफी उत्तेजित है, उसके अंदर जो पार्टिकल जो निकले हैं वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक हैं, तो जब धीरे धीरे उनकी एनर्जी डाउन होते 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 अपनी मूल अवस्था में जब वो आ जाता है तो वो गामा डिके करता है, गामा क्षय करता है। तो देखिए लिखा है गामा क्षय केवल तभी हो सकता है जब अल्फा और बीटा हो चुका हो, इससे ए और जेड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस हमारे नाभिक की ऊर्जा कम हो रही है, ना तो उसका ए चेंज होगा ना तो उसका जेड चेंज होगा, बस उसके बाद ज्यादा एनर्जी थी, काफी एक्साइटेड था वो, फिर डी एक्साइटेड हो गया, नीचे पहुंच गया, ठीक है। अल्फा और बीटा क्षय के पश्चात नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है। जब ये उत्तेजित अवस्था नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो गामा रेडिएशन उत्सर्जित करता है। तो जो उत्तेजित अवस्था होती है उसको स्टार से बताते हैं, हिंदी में उसको तारांकित बोलते हैं। तो ये स्टार से नॉर्मल उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बस इसमें कुछ एनर्जी निकलती है। तो जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट में मैंने बीटा नेगेटिव करा और वो निकल में कन्वर्ट हुआ, तो निकल में कन्वर्ट होने के बाद एक्साइटेड है, ऐसे नहीं भाई हो गया खत्म, कभी एक्साइटेड है। अब जब वो नीचे जाएगा कुछ एनर्जी लिबरेट करेगा। जब वो न्यूक्लियस निकल उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में आता है, मूल अवस्था में आता है, तो दो गामा डीके करता है, एक साथ गामा डीके नहीं करता, दो अलग अलग गामा डीके करता है, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बोलोगे सर इसके पीछे क्या रीजन है, तो बच्चों देखो ये रट्टाफिकेशन है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ऑब्जर्व की भी वैल्यूज है, ऑब्जर्व किया हुआ मान है, इसका ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल बस आप याद कर लीजिए, ओके बस इतना बहुत एक एग्जाम्पल, बाकी वो नहीं करे तो फिर बेटर है। इसको तो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। चलिए अब बात करते हैं अपन नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो आप सबको पता है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको बोला था कोई भी पदार्थ जो है वो खुद का नहीं स्टेबल नहीं है, तो खुद के द्रव्यमान की क्षति करता रहेगा, टूटता रहेगा, खुद को तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा। नेचर में ऐसा ऑटोमेटिकली होता रहता है। कुछ पदार्थों को हम जानबूझ करके जो बेचारे स्टेबल है फिर भी उसको अनस्टेबल करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, ठीक है ना। मतलब एक बच्चा आराम से चुपचाप बैठा है शांति से, एक तो बच्चा खुद ही चिड़चिड़ा है तो वो दूसरों को परेशान करेगा, एक बच्चा चुपचाप बैठा है आपने उसको गुस्सा दिलाया तो वो गुस्से में आ गया। तो ये है हमारा कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, जहां पर हम किसी नाभिक को जबरदस्ती स्टेबल से अनस्टेबल बनाते हैं, स्थायी से अस्थायी बनाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले, ताकि जब वो अस्थायी से वापस स्थायी स्थिति में आएगा तो हमें ऊर्जा देगा।
जबकि प्राकृतिक रेडियो एक्टिव जो है वो तब तक खुद को अपघटित करता रहता है जब तक वो एक स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं बना देता, एक जो है स्थायी नाभिक नहीं बना देता, और जनरली वो लास्ट में रुकता है सीसे पर। ठीक है, ओके। अब अपन पढ़ रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन। विघटन मैंने आपको बताया था, अगर कोई भारी नाभिक है, और भारी नाभिक जो है वो काफी अनस्टेबल होता है, आप सबको मैंने बता दिया, जिसका द्रव्यमान संख्या 130 से ऊपर हो, सब अस्थायी है लगभग, तो वो अस्थायी न्यूक्लियाई क्या करेगा, वो डिसइंटीग्रेट होगा, विघटित होगा। ठीक है, विघटित तब तक होता रहेगा जब तक वो एक स्थायी नाभिक नहीं बना लेता। तो उससे जो प्रोसेस जो हमारी चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विघटन। तो भारी नाभिक पर जब अपन न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो वो न्यूट्रॉन जो है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, और साथ के साथ कुछ क्या बोलते हैं, हमारा एनर्जी भी देता है। तो इसमें एक एग्जांपल यूरेनियम 235 लिया अपन ने। यूरेनियम 235 के ऊपर अपन ने एक न्यूट्रॉन डाला, बहुत धीरे से डालना है ताकि बस इसकी सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर ले, बहुत तेज नहीं डालना। अगर अपन ने बहुत स्पीड से डाला ना न्यूट्रॉन तो उसको क्रॉस करके निकल जाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी सरफेस उसको अवशोषित कर ले। तो जैसे ही इस न्यूट्रॉन को आप यूरेनियम 235 पे डालोगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऐसा ही है कि जैसे मान लो आप कोई आपके सामने मॉन्स्टर है, आपने उसके मुंह में बम डाल दिया, अनस्टेबल होकर फूट गया। तो सेम चीज हमारे यूरेनियम 235 के साथ है। यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन डाला, न्यूट्रॉन डालते हुए अनस्टेबल और टूट गया। तो उसने बनाया तो यूरेनियम 236, लेकिन ये यूरेनियम 236 अस्थायी नाभिक है, बना लिया चलो इसने, लेकिन ये अस्थायी है, स्टेबल रह ही नहीं सकता, तो ये टूटेगा, फिर बम ब्लास्ट होगा। तो ये दो चीजों में जाके टूट जाता है, एक तो है बैरियम और एक है क्रिप्टन। ठीक है, तो बैरियम और क्रिप्टन में जाके टूटता है और साथ के साथ ऊर्जा भी निकालता है और 3 न्यूट्रॉन और उत्सर्जित करता है। जैसे कि आपको रिएक्शन नीचे दिख रही होगी, इसमें करीब करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। ठीक है, ओके। तो हम नाभिकीय विघटन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज के कुछ वर्ष बाद, 1932 में भी मैंने पढ़ा था ना, हुई थी खोज के कुछ वर्ष बाद, फर्मी ने विभिन्न तत्वों पर न्यूट्रॉन की बम वर्षा करने पर कुछ नवीन रेडियोएक्टिव तत्वों की उत्पत्ति होना पाया। फर्मी के अनुसार न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण नाभिक की सतह पर पहुंचने के बाद कोई नाभिक कोई कूलाम प्रतिकर्षण बल अनुभव ही नहीं करते। अतः मंदगामी न्यूट्रॉन भी भारी नाभिकों में प्रवेश कर इनके न्यूक्लियॉन से अंतःक्रिया कर सकते हैं। तापीय न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन ऐसे न्यूट्रॉन होते हैं जो कक्ष के ताप पर द्रव्य के साथ तापीय साम्य में होते हैं। 300 केल्विन ताप पर ऐसे न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा लगभग 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बेसिकली फर्मी ने क्या करा, उसको छेड़छाड़ी करने की आदत। उसने बोला एक काम करते हैं, एक नया तत्व खोजा अपन ने, सॉरी एक नया सब पार्टिकल खोजा अपन ने, न्यूट्रॉन। काम करते सबके ऊपर इसको फेंक के देखते क्या होता है। अलग अलग पदार्थों पर इसकी बौछार कराई, अलग अलग नाभिकों पर इसकी बौछार, नया पदार्थ बन गया। भाई वो तो एक्साइटेड, कुछ नया कर दिया उसने। तो न्यूट्रॉनों के साथ ऐसा क्या है जो बाकियों के साथ नहीं है, न्यूट्रॉन अनाविष्ट होता है। तो जब वो किसी भी पदार्थ किसी भी नाभिक की सतह तक पहुंचता है ना, तो नाभिक बोलता है यार इस पर तो कोई आवेश ही नहीं है, छोड़ो मैं तो नहीं लगा रहा इस पर बल। अभी चुपचाप से, क्योंकि इसके बाद थोड़ी बहुत गति जुड़ जाता है, चुपचाप से इसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक इनविजिबल आदमी आपके घर आया, आप उसको देख ही नहीं सकते हो। अगर आप उसको देख ही नहीं सकते तो वो आप उसको अपने घर के अंदर एंटर करने से कैसे रोक सकते? नहीं रोक सकते ना। बस न्यूट्रॉन के साथ भी ऐसा ही है। न्यूट्रॉन उसी इनविजिबल आदमी की तरह जो आपके घर में घुस जाता है और आपके घर के 2 घर कर देता है। तो हमारा न्यूट्रॉन भी ऐसा ही है। वो बेचारा बहुत स्लोली आता है, चुपचाप से नाभिक के अंदर घुसता है, पर उसको अनस्टेबल करता है, सबके साथ अंतःक्रिया करता है, सबको करता है। ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। सबको गुस्सा आता है, सब घर छोड़ के चले जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं घर के। ठीक है, गलत बात है वैसे तो। कमरे के ताप पर मतलब 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रॉनों की गति जुड़ जाती है 0.04। इसको अपन बोलते हैं तापीय न्यूट्रॉन, क्योंकि हमने न्यूट्रॉन को गर्म करा है और फिर नाभिक पर डाला है, किसी दूसरे नाभिक पर। ठीक है, तो एक छोटा सा ये एनिमेशन है, ये हमारा न्यूट्रॉन है, हमारा न्यूक्लियस है, ये फ्यूजन हुआ और ये फट ब्लास्ट। सामने 2 हमारे पास वो मिले, जो हमारे पास 2 है नाभिक मिले हैं, जिसको अपन पुत्री नाभिक बोलते हैं, और साथ के साथ 3 न्यूट्रॉन मिले हैं हमारे पास। ये 3 न्यूट्रॉन आप सबको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसा भी अपन ने ऊपर रिएक्शन देखी थी। ठीक है ना। तो यूरेनियम के ऊपर जब अपन एक न्यूट्रॉन डाला, वो यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हुआ, काफी अनस्टेबल था। उसके बाद वो बैरियम और क्रिप्टन में टूट गया, साथ के साथ उसने 3 न्यूट्रॉन और काफी सारी एनर्जी लिबरेट करी। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है एक भारी नाभिक का 2 हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विघटन कहलाता है।
इस अभिक्रिया में भारी नाभिक पर एक ऊर्जावान कण की बौछार की जाती है जो जनरली न्यूट्रॉन होता है। परिणाम स्वरूप असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिक विघटन की इस घटना की खोज वैज्ञानिक ऑटो होम और एफ स्टॉसमॉन ने की थी और इसकी व्याख्या नाभिक के द्रव बूंद मॉडल के आधार पर एन बोर, नील्स बोर नहीं है, एंड जे ए व्हीलर, इन दोनों ने की थी। छोड़ो, ये दोनों बंदे हैं, इन दोनों ने पहली बार इसकी खोज की थी। खत्म, इतनी बुद्धि नहीं लगानी है। पेज में बहुत सारी फालतू बातें लिखी है जो हमारे लिए काम की नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे एक बार रिएक्शन हुई, 3 न्यूट्रॉन निकले। अब 3 न्यूट्रॉन निकलने के बाद ये 3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अगर आगे और यूरेनियम अवेलेबल है ना तो उनके साथ जाके टकराते हैं और फिर और आगे जाके टकराते हैं, फिर और जाके आगे जाके टकराते हैं और जाके आगे जाते टकराते हैं। तो इस तरीके से बच्चों चेन बन जाती है। एक यूरेनियम टूटा, फिर उससे दो और नए टूटे। जनरली 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, तो ऑन एन एवरेज 2 ही न्यूट्रॉन या 2.5 न्यूट्रॉन आगे वाली जनरेशन में पहुंच पाते हैं। तो 2 न्यूट्रॉन आए, उन्होंने 2 और यूरेनियम को तोड़ा, फिर 2 ने और को तोड़ा, फिर और ने तोड़ा, और ने तोड़ा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा लंबी रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। इसलिए नाभिकीय विघटन अभिक्रिया को श्रृंखलन अभिक्रिया यानी चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम तो एक ही था, उससे 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए। मान लो एक न्यूट्रॉन किसी भी तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाया, प्रोबेबिलिटी नहीं है उसके मतलब किसी और से रिएक्ट करने की, तो प्रोबेबिलिटी है कि 3 में से 2 मतलब 2/3 प्रोबेबिलिटी है, 0 मतलब 66.66% चांसेस है कि आगे जाके दूसरे न्यूट्रॉन से टकराएगा, दूसरे यूरेनियम से टकराएगा। फिर टकराया, फिर न्यूट्रॉन उन्होंने जनरेट करे, फिर उन्होंने जनरेट करे तो उन्होंने आगे जाके रिएक्शन करी। इस तरीके से एक लंबी 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 चेन रिएक्शन डेवलप हो जाती। स्टार्टिंग में था तो एक ही न्यूट्रॉन, अभी देखो कितने सारे हो गए। इसको बोलते हैं श्रृंखलन अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि ये 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कैसे जनरेट हुई। बच्चों यहाँ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन, चलो इसको छोड़ो, अपने काम का नहीं, लीव इट। एग्जांपल दिया है तो श्रृंखलन अभिक्रिया, होप सबको समझ आ गई। इसमें इनको बोलते हैं बच्चों पीढ़ियां। ठीक है ना, इनको बोलते हैं पीढ़ियां। तो ये प्रथम पीढ़ी थी जिसमें 1 ही न्यूट्रॉन था, फिर द्वितीय पीढ़ी में जिसमें 3 न्यूट्रॉन आ गए, फिर तृतीय पीढ़ी आ गई जिसमें 9 न्यूट्रॉन आ गए। तो यहां से भी एक टर्म निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन गुणक गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक, कितना रीजनरेट कर रहा है, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्तमान में जितने न्यूट्रॉन है उसको उससे पहले वाली पीढ़ी वाले न्यूट्रॉनों से भाग दे दो। जैसे इसमें 3 न्यूट्रॉन, मैं मान रहा हूं मेरी करंट जो हमारी वो है पीढ़ी, वो द्वितीय पीढ़ी है, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 3। इससे पहले वाली पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन है, 1। तो पुनरुत्पादन गुणांक कितना हो गया, 3/1 यानी 1। मान लो मेरी करंट जो पीढ़ी है वो है तृतीय पीढ़ी, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 9। इससे जस्ट पहले वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3। तो 9/3 कितना हो गया, 3, यानी पुनरुत्पादन गुणांक मिल गया 3। ठीक है ना। जनरली मैंने जैसे आपको बोला सारे के सारे न्यूट्रॉन आगे रिएक्शन नहीं करते, लगभग 2.5 न्यूट्रॉन ही रिएक्शन कर पाते हैं। तो यूरेनियम की इस चेन के लिए पुनरुत्पादन गुणांक लगभग 2.5 होता है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज होती है के की, या तो के का मान 1 होगा, 1 से छोटा होगा, या 2 से बड़ा होगा। के का मान अगर 1 के बराबर है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेट, क्रांतिक स्टेट। नाभिकीय भट्टी में इसी का यूज करते हैं ताकि रिएक्शन कंट्रोल रहे। अगर के का मान 1 से कम है तो उस केस में थोड़ी देर बाद रिएक्शन खत्म हो जाएगी, इसको अपन बोलते हैं सब क्रिटिकल स्टेट, न्यून क्रांतिक स्थिति। ठीक है ना। अगर के का मान 1 से ज्यादा है तो एक रिएक्शन से 1 से ज्यादा न्यूट्रॉन जनरेट होंगे और अब उसको अपन कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, तो ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। ठीक है ना, अनियंत्रित चेन रिएक्शन होती है, इसको अपन बोलते हैं अति क्रांतिक स्थिति। और ऐसा अपन करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब में, वहां पे हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। तो नियंत्रित और अनियंत्रित चेन रिएक्शन आपके सामने लिखी है। कृत्रिम विधि से इसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। इसमें सारे न्यूट्रॉन 1 को छोड़ करके, क्योंकि के का मान हम 1 रखना चाहते हैं, 1 को छोड़ करके बाकी सबको अवशोषित कर लिया जाता है। उसमें 1 से ज्यादा न्यूट्रॉन को हम छोड़ देते हैं। ये रिएक्शन स्लो होती है, उसकी रिएक्शन फास्ट होती है। इसमें के का मान 1 होता है, उसमें के का मान 1 से ज्यादा होता है। इस रिएक्शन में उत्पन्न ऊर्जा हमेशा विस्फोट से कम होती है, उसमें ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है। नाभिकीय भट्टी इसी के सिद्धांत पर आधारित है और परमाणु बम जो है उसके सिद्धांत पर आधारित है। अब नाभिकीय भट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी मेन बातें कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो नाभिकीय भट्टी के अंदर या नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो जगह है जहां पे अपन नाभिकीय पदार्थ को रखने वाले हैं। तो होता क्या बच्चों, इस तरीके का ब्लॉक होता है जो लेड का बना हुआ है, पूरा लेड का एक ब्लॉक लिया है और लेड के ब्लॉक में इस तरीके की अपने सिलेंड्रिकल शेप की कटिंग कर दी है ना, ऐसे समझ गए ना। बहुत बड़ा ब्लॉक है, इसमें होल कर दिए ऐसे चौक जैसे लंबे लंबे, और इसमें रॉड डाल दी, किसकी, यूरेनियम की। ये तुम्हारी नाभिकीय भट्टी है।
इसके चारों तरफ बच्चों क्या बोलते हैं, लेड का एक और लेयर चढ़ाया, फिर उसके बाद अपना क्या बोलते हैं कंक्रीट का एक लेयर अच्छे से चढ़ाया और उसको पैक कर दिया। ठीक है, तो वह समायोजन जिसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ के नियंत्रित विघटन से अपार ऊर्जा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया चलाने के लिए निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। पहला, आपके पास बहुत सारा यूरेनियम होना चाहिए ताकि रिएक्शन आपकी रुके ना। ठीक है, इसके अलावा जो आप न्यूट्रॉन आपने डाल दिए, आपने एक न्यूट्रॉन डाला और न्यूट्रॉन जनरेट भी होगा। न्यूट्रॉनों को क्या करना पड़ता है, वो न्यूट्रॉन भाग रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो न्यूट्रॉनों को इनकी स्पीड को कम करना है, तो कुछ मंदक पदार्थ चाहिए होते हैं। अब बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन जनरेट होगा, उनको कम करने के लिए अपने को कुछ कैडमियम की छड़ें भी डालनी पड़ती है जो कि न्यूट्रॉन को अवशोषित कर ले। तो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो अपन और भी आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज है विखंडनीय पदार्थ या ईंधन। तो ईंधन के लिए अपन प्राकृतिक यूरेनियम का या यूरेनियम 235 का यहाँ पीयू का यूज करते हैं। इसके बाद मंदक। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा न्यूट्रॉन जनरेट तो हो गए, तो जनरेट होने के बाद ये जो न्यूट्रॉन है काफी स्पीड से भाग रहे हैं, ये किसी और से टकरा ही नहीं पाएंगे, उनको क्रॉस करके निकल जाएंगे। तो जो न्यूट्रॉन जनरेटर उनकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो ऐसा काम करता है मंदक। मंदक इनकी स्पीड को कम कर देता है। तो मंदक के लिए अपन जो है वो भारी पानी D2O, नॉर्मल पानी या ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। इनका रीजन है कि इनका परमाणु का आकार लगभग न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो जब इससे टक्कर खाते हैं ना, तो प्रत्यास्थ टक्कर होती है, तो अपनी कुछ ऊर्जा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को यानी पानी के अणुओं को दे देते हैं, जिससे धीरे हो जाते हैं इनकी स्पीड। तो देखो लिखा है विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की गति बहुत तेज होती है, जिन्हें यूरेनियम अवशोषित नहीं करता। इन तेज न्यूट्रॉनों की गति इनके अवशोषण से पूर्व ही कम कर देते हैं। इस कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को मंदक कहते हैं। मंदक पदार्थ निम्नलिखित में से कोई एक याद हो सकता है, आपको कोई भी दो याद कर लो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। दो मंदकों का नाम लिखिए, तो भारी पानी और D2O आप याद कर लो, बेरियम ऑक्साइड याद हो तो अच्छी बात है। नियंत्रक छड़े क्या होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन जनरेट हो गए, के की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, पर के का मान तो एक ही रखना है, तो नियंत्रक छड़े डाल दो। नियंत्रक छड़े क्या कर देगी, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगी। ठीक है, तो लिखा है विखंडन की दर पर नियंत्रण रखने के लिए कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम न्यूट्रॉन के उत्तम अवशोषक होते हैं। ये छड़ें रिएक्टर के अंदर होती हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए तो इन छड़ों को अंदर डाल दो, जब न्यूट्रॉनों की संख्या कम होने लग जाए, आपको दिख जाए, इन छड़ों को बाहर निकाल दो। इसलिए इनका नाम है क्या बोलते हैं, नियंत्रक छड़े, कंट्रोल रॉड्स। शीतलक। अब आपका जो रिएक्टर है ना, वो बहुत गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर रहा है, तो उसको ठंडा तो रखोगे, तो ठंडा रखने के लिए आप शीतलक का यूज करते हो। और शीतलक के लिए सबसे अच्छा है पानी, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा काफी ज्यादा होती है। इसलिए जितने भी रिएक्टर्स होते हैं वाटर सोर्स के पास में होते हैं, पानी के स्रोत के पास में होते हैं। फिर बच्चों परिरक्षक। अब आप चाहोगे कि रेडिएशन बाहर ना निकले, तो आप उसके चारों तरफ किसी की चीज की शील्डिंग कर दोगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कंक्रीट की दीवारें चारों तरफ से लगाई जाती है। ठीक है, ये एक आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, जैसे मैंने बताया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर आपकी यूरेनियम, ये आपकी लेड की रॉड्स के अंदर आपका यूरेनियम भरा हुआ है और ऊपर ये नियंत्रक छड़। पूरा आपका रिएक्टर है, चारों तरफ से कोटिंग है हमारी। ठीक है, और ये आपकी कंट्रोल रॉड्स है, नीचे आपका यूरेनियम भरा हुआ है। ठीक है, इसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकलने के बाद ये पूरी की पूरी ऊर्जा जो है इस तरह के कंटेनर में डाली जाती है, जैसे पानी गर्म हो, और पानी गर्म होगी तो उसमें से स्टीम जनरेट होगी, है ना, भाप निकलेगी। उस भाप को टरबाइन पे गिराया जाएगा, जैसे टरबाइन घूमेगी, ताकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, फिर भाप को वापस एक मोटर के थ्रू इसके अंदर डाला जाता है, उसको ठंडा किया जाता है ताकि वापस पानी में कन्वर्ट हो। ठीक है ना, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो बेसिकली हमें तो गर्मी चाहिए, ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, उससे पानी को गर्म करेंगे। सारे के सारे रिएक्टर हमारे इंडिया में क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कोयले को जला करके पानी गर्म करते हैं, उससे भाप निकलती है, उससे टरबाइन घुमाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे कर रहे हैं, हम रिएक्टर से ऊष्मा निकाल रहे हैं, उससे पानी गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म करने के बाद स्टीम जनरेट होती है, भाप को टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन गोल 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 तेजी से घूमती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। नाभिकीय भट्टों का यूज कहाँ करते हैं, विद्युत उत्पादन में, कई तरीके के रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाने के लिए, जिसका यूज कृषि के अंदर क्या बोलते हैं, स्पेशली कैंसर के इलाज में भी कुछ आइसोटोप का यूज करते हैं। इसी से पोलोनियम पीयू का उत्पादन किया जाता है, जो परमाणु बम बनाने में काम आता है। क्यों करोगे इसका यूज। चलो, अब है नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन नाम से समझ आ रहा है कि दो हल्के नाभिक है और वो जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाना चाहते हैं, उसको अपन बोलेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखा है जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर अपेक्षाकृत अधिक द्रव्यमान का नाभिक का निर्माण करते हैं तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संयुक्त हो रहे नाभिकों के द्रव्यमान के योग से हमेशा कम होता है, और जो नाभिक का मतलब दो जो नाभिक मिल रहे हैं ना उनका द्रव्यमान ज्यादा होगा और उनसे जो बड़ा नाभिक बन रहा है उसका द्रव्यमान कम होगा। तो ये जो द्रव्यमान का अंतर आया ना यही किस निकलता है बाहर, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, नाभिकीय संलयन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। क्यों होती है? जैसे मान लो दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिला के हीलियम बनाना है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास क्यों आएंगे? पहले हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन, दूसरे हाइड्रोजन में प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन पास में क्यों आएंगे भाई? क्यों पड़ी उनको पास में आने की? प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को मतलब प्रतिकर्षित करने का काम करेंगे, वो पास में क्यों आएंगे? तो उनको पास में लाने के लिए उनको गर्म करना पड़ता है ताकि उनकी गतिज ऊर्जा इतनी हो जाए कि वो एक दूसरे से टकरा जाए। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, देखो संलयन के लिए आवश्यक है कि संलयन करने वाले नाभिक इतने पास आए कि वे एक दूसरे के नाभिक के बलों के परास में हो, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। जब नाभिक निकट लाए जाते हैं तो उनके मध्य कार्यकारी कूलाम प्रतिकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि कूलाम अवरोध को पार करने के लिए नाभिकों की गतिज ऊर्जा काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, और ये 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन के बीच की हो सकती है। इतनी ऊर्जा है कण त्वरित्र, अपन ने पढ़ा था, याद करो, साइक्लोट्रॉन, ऐसे ही किसी पदार्थ का ऐसे किसी यंत्र का यूज किया जाता है। किंतु त्वरित्रों में एक नाभिक के दूसरे नाभिक से प्रकीर्णन की संभावना ज्यादा होती है संलयन के कंपैरिजन में। ठीक है ना, मतलब बेसिकली आपने एक्सीलरेट तो कर दिया लेकिन पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ गिरा भी दिया, लेकिन हो सकता है वो एक दूसरे से प्रकीर्णित हो जाए। लो भाई होगा तुम्हारा काम, तुमने तो इतनी एनर्जी देके उनको एक दूसरे की तरफ भेजा और भेजने के बाद वो तो यूं हो गए। अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज पे आया था कि साइंटिस्टों ने नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रोसेस जो है मतलब वो इजाद कर ली है। ठीक है, अभी तक प्रोसेस हम जानते नहीं थे कि किस तरीके से करें, क्योंकि जितनी एनर्जी निकलती थी ना उससे ज्यादा तो ये रिएक्शन कराने में एनर्जी बर्बाद हो जाती थी। मतलब आउटकम, जैसे मान लो किसी चीज को बनाने में 200 रुपए खर्च हो रहे हैं और उसको बेच के सिर्फ 180 रुपए मिल रहे हैं, तुम तो 20 रुपए घाटे में हो। तुम ऐसी क्या बोलते चीज को बना करके करोगे क्या? घाटे में क्यों जाओगे तुम? ये ऐसा ही कुछ न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया में होता है। संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गैस रूप में द्रव्य कणों को इतने उच्च ताप तक गर्म किया जाता है ताकि यादृच्छिक टक्करों के कारण नाभिक इतने निकट आए ताकि संलयित हो जाए। मतलब पहले उसको गैस में कन्वर्ट करो, फिर उसको गर्म करो, फिर इतना गर्म करो ताकि वो एक दूसरे से टक्कर करे। तो कहीं ना कहीं ये भी सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है कि वो एक दूसरे से टकराएंगे और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी। इस ताप की कोटि 10⁹ केल्विन की होती है तथा इस प्रकार की संलयन अभिक्रिया ताप नाभिक संलयन यानी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको दिख रहा होगा 2 हाइड्रोजन के आइसोटोप लिए हैं और क्या बोलते हैं इससे इतनी एनर्जी निकल पा रही है। वहां पे ऊर्जा निकल रही थी 900 कितनी 700 केल्विन है ना, 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 900 मेगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिर्फ निकल रही 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर नाभिकीय संलयन से ऊर्जा ज्यादा निकलती है। तो हम कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा है? भाई साहब वहां अगर मैं 1 किलो यूरेनियम लूं और 1 किलो हाइड्रोजन लूं और दोनों की रिएक्शन कराऊं तो नाभिकीय संलयन से ज्यादा ऊर्जा निकलेगी एज कंपेयर टू नाभिकीय विखंडन। इसलिए नाभिकीय संलयन ज्यादा ऊर्जा देता है अगर द्रव्यमान के हिसाब से चलूं तो। ठीक है, सूर्य व तारों में ताप नाभिकीय ऊर्जा, यही रिएक्शन सूर्य और तारों में होती है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी इतना ज्यादा है, मतलब इतना फेवरेबल, मतलब इतना सही टेम्परेचर है कि रिएक्शन अपने आप हो जाती है, अभिक्रिया अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो देखो लिखा है सूर्य लगभग 4.5 × 10⁸ वर्षों से इतने वॉट की दर से ऊर्जा विकिरित करता है। इसको छोड़ दो आप, ये बोल रहा है एक अन्य मत के अनुसार, ये फालतू की बातें छोड़ो इसको। ये है मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सूर्य की क्रोड में द्रव्यमान के अनुपात के हिसाब से लगभग 35% हाइड्रोजन है और 64% हीलियम है, 1% अन्य तत्व है। तो भारी तत्वों की नगण्य मात्रा की उपस्थिति के कारण नाभिकीय विघटन ही सूर्य का एक स्रोत हो सकता है। ठीक है, कि भाई सूर्य इतना गर्म कैसे हो रहा है, इतना चमक कैसे रहा है, तो अलग अलग मत दिए, तो उसमें सबसे वैलिड मत ये निकला कि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में। तो देखो लिखा है सन 1939 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेथे ने बोला कि सूर्य व अन्य तारों में ऊर्जा का मेन स्रोत ताप नाभिकीय अभिक्रिया ही है, जिसमें हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में।
उसमें जो साइकिल चलती है बच्चों, वो चलती है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अभी आपको रटनी पड़ेगी। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में 2 प्रोटॉन मिलकर के एक हीलियम बनाते हैं। ये 3 स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। पहले 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप बनाएंगे। फिर 2 हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का आइसोटोप और एक हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का एक आइसोटोप बनाएंगे। फिर हीलियम के ये दोनों आइसोटोप मिलकर के हीलियम का एक स्टेबल नाभिक बनाएंगे। तो ये 3 स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। 3 क्या, हाँ 3 स्टेप में होती है। ये तो बीच का इंटरमीडिएट स्टेप है, वैसे तो होती तो 3 ही पार्ट में। तो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ ये वाली रिएक्शन याद रखनी, ये वाली नीचे वाली, ये रट्टा मार के जाना, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये हमारे सूर्य और बाकी सारे उसके अंदर होती है, स्टार्स के अंदर पूछने जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं नाभिकीय संलयन के, पर आपको एक एग्जाम्पल बस याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया है। जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा, वो फटाफट से जाइए और लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। और बच्चों ये सारे प्लेटफॉर्म पे हम हैं, और इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ कर रहे हो और अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हो तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो हमको और हमसे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।